अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंटरव्यू करूँगा मिस्टर मोहम्मद हमजा नवाज से, ये सीए फाइनलिस्ट हैं और करंटली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आरएसएम सऊदी अरेबिया। तो बड़ा डिटेल इंटरव्यू होगा कि कैफ़ की जर्नी इनकी किस तरह से रही, कहाँ से इन्होंने आर्टिकल्स किए, उसके बाद ये कहाँ पे रहे, वहाँ पे इनका एक्सपीरियंस कैसे था, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर ये सऊदी अरेबिया से बाहर गए तो वहाँ किस तरह से गए, क्या वो प्रोसेस था, वहाँ पे किस नेचर का काम है और क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि आप वहाँ पे जाएँ। और पैकेजेस पाकिस्तान में क्या पैकेजेस हैं सीए फाइनलिस्ट के लिए, पाकिस्तान से बाहर क्या हैं, सीए और एसीसी साथ ही लेके चल रहे हैं, तो इसका क्या बात है। डिटेल इंटरव्यू होगा और एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम मेहताब भाई। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और सुनने वाले भी खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक यहाँ तक की आपकी जर्नी किस तरह की रही और जो जो हर्डल्स आए इस जर्नी में वो भी बताइए। जी मेहताब भाई, मैं करंटली सीए प्लस एससीए फाइनलिस्ट हूँ। एससीए मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया। दिसंबर 2023 में मैंने एससीए की दी थी। सो मेरा मेरा कैफ जो है वो मई 2019 में हुआ कंप्लीट। आफ्टर दैट बहुत मुश्किल हुई आर्टिकल सर्च करने के लिए। आपको पता है कि बहुत टेक्निकल, बहुत चैलेंजिंग काम होता है ये। तो आर्टिकल्स के लिए काफ़ी सफ़र किया। खैर मई 2019 में मेरा कैफ हुआ। उसके बाद कह लें कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यूएचवाई लाहौर ऑफिस में काम करने के लिए, तो आर्टिकल्स की। तो मैंने वहाँ पे ऑलमोस्ट कह लें कि कोई 2 मंथ्स ही काम किया होगा टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर एज एन टैक्स एसोसिएट। सो आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी। मुझे ग्रैंड थॉर्टन लाहौर ऑफिस से अपॉर्चुनिटी मिल गई आर्टिकल्स के लिए। मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ। पहले टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद मेरा कह लें इंटरव्यू हुआ, जो कि कह लेंगे बहुत अच्छा हुआ। मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा ना यहाँ पे ग्रैंड थॉर्टन में। तो उसके बाद कह लें कि मैंने वहाँ से, जब मुझे वहाँ से ज्वाइनिंग कॉल आई जीटी से, तो मैंने यूएचवाई वालों से फॉर्मली रिक्वेस्ट की कि मुझे जाने दें। तो खैर थोड़ी सी कह लें कि उनके साथ भी हुआ। आपको पता है कि वो थोड़ा सा टीज़ करते हैं, लेकिन आखिरकार मेरा कह लें कि मेरी ज्वाइनिंग होगी जीटी के अंदर अक्टूबर 2019 के अंदर एज एन ऑडिट एसोसिएट, एज एन जूनियर। सो मैंने कोई जूनियर कैपेसिटी के अंदर तकरीबन 1 साल काम किया। उसके बाद मुझे उन्होंने 1.1 1.5 साल के बाद उन्होंने मुझे सेमी सीनियर मतलब प्रमोट कर दिया। फिर मैंने तकरीबन कह लें कि 1.5 साल जो है वो सेमी सीनियर काम किया जीटी के अंदर। उसके बाद जो मेरा आर्टिकल्स का आखिरी साल था, मैंने एज एन सीनियर ऑडिट एसोसिएट काम किया वहाँ पे। तो मेरे फिर आर्टिकल्स जो हैं वो मेरे हुए हैं अप्रैल 2023 के अंदर एंड विद ग्रैंड थॉर्टन। तो उन्होंने खैर मुझे जॉब भी ऑफ़र की थी, लेकिन कह लें कि मैं विलिंग नहीं था जीटी के ही साथ मतलब फर्दर वो करने का, क्योंकि आर्टिकल्स जब आपने एक जगह से कर लिए हैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में से दोबारा कह लें वो करना तो थोड़ा सा ना कह लें स्ट्रेंज लगता है। तो खैर मैंने कह लें कि मैंने फिर डिसाइड किया कि नहीं, मैंने ना कहीं और जॉब सर्च करनी है, कहीं और मैंने स्विच करना है ना। तो खैर फिर जब आर्टिकल्स एंड हुए, आर्टिकल्स एंड होने के बाद फिर पता चला कि जो जॉब सर्चिंग है ये भी इटसेल्फ बहुत ही चैलेंजिंग काम है। तो खैर उसके लिए भी वो, लेकिन चैलेंज तो आप कह लें कि जॉब सर्चिंग करनी तो थी, अब कहीं ना कहीं पर एडजस्ट होना था। तो खैर कह लें कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल की, लिंक्डइन पे रेलिवेंट कनेक्शंस को अप्रोच किया। मैंने अपने कनेक्शन बिल्ड किए, रेलिवेंट पर्सनस को ऐड किया वहाँ पे। तो खैर कह लें कि मेरा ना आर्टिकल्स एंड होने के बाद कोई 1 मंथ के अंदर अंदर मेरा केपीएमजी हंगरी में इंटरव्यू हुआ, ठीक है। यूरोप में। तो मेरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि जो एचआर इंटरव्यू था वो क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे वहाँ से सेकंड इंटरव्यू की कॉल आई। तो मेरा मतलब कह लें कि वो भी सब कुछ डन हो गया। लेकिन वो कह लें कि अल्लाह ताला के और ही प्लान्स होते हैं आपके लिए। तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ बेहतर सोचा होता है हमारे लिए ना। तो खैर मेरा वहाँ पे केपीएमजी हंगरी में इसी वजह से नहीं हो सका कि उनका जो इस्लामाबाद कौंसुलेट था ना हंगरी का, उनके पास तकरीबन 1 साल के लिए कोई अपॉइंटमेंट्स ही नहीं थी। तो मेरा कह लें कि मेरे इस बेस पे रिजेक्शन हो गई वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब मुझसे फार्मली अपोलॉजीज़ की इस बात पे कि मतलब ना आपकी ये कौंसुलेट साइड पे इशू है, तो हम आपकी प्रोफाइल के साथ मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो खैर फिर कह लें कि मैं बड़ा डिसहर्ट हुआ कि सब कुछ ओके था, 2 इंटरव्यू मेरे क्लियर हो गए। उसके बाद कह लेंगे एंड पे आगे इस तरह हो गया। लेकिन खैर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर कह लें कि मैं अप्लाई करता रहा, दोबारा बार बार अप्लाई करता रहा। फिर कह लें कि ईवाई रैपिड लाहौर ऑफिस के अंदर जॉब ओपनिंग्स हुई तकरीबन ये कोई जून 2023 के अंदर। तो मैंने अप्लाई किया।
उसके बाद कह लें कि उन्होंने मतलब मुझे जो है असेसमेंट टेस्ट की ईमेल आई उनकी, ईवा रैपिड इनोवेशन की। तो मैंने असेसमेंट टेस्ट क्लियर किया। उसके बाद कह लें असेसमेंट टेस्ट क्लियर करने के बाद एचआर डिस्कशन की ईमेल आती है, मैंने उसका रिप्लाई फॉर्मली रिप्लाई किया। उसके बाद दे हैव इनवाइटेड मी फॉर इंटरव्यू। मेरा इंटरव्यू फिर हुआ, जो कि कह लें कि जद्दा ऑफिस की उनकी मैनेजर थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू खैर जद्दा ऑफिस की लेडी ने लिया था, लेकिन वो जॉब जो पोस्टिंग थी वो लाहौर ऑफिस के लिए थी। तो खैर कह लेंगे मेरा इंटरव्यू वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो विद इन 7 days, 7 to 14 days मुझे वहाँ से जॉब ऑफर लेटर रिसीव हो गया, ईवा रैपिड इनोवेशन लाहौर ऑफिस के लिए सीनियर एसोसिएट वन के लिए। तो खैर मैंने वो एक्सेप्ट किया। मेरी फिर जो है वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई सितंबर 2023 के अंदर। तो वहाँ पे मैंने कह लें कि काम किया। आपको पता है ईवा रैपिड इनोवेशन जो है वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अब पाकिस्तान में काफ़ी उन्होंने ग्रोथ की है, आपके नॉलेज में होगी ये वाली बात। और जो है वहाँ पे मैं काम कर रहा था ईवा रैपिड इनोवेशन में कतर रीजन के लिए। आपको पता है रिमोटली काम होता है वहाँ पे, वो आपसे ऑन शोर का काम करवाते हैं। तो मैंने मेरी जो वहाँ पे रेलिवेंट टेरिटरी थी वो कतर थी। तो मैंने जो ये तकरीबन 6 months बनते हैं, मैंने वहाँ पे कतर रीजन के लिए काम किया। डिफरेंट इंगेजमेंट्स मैंने लीड की, फ्राम स्टार्ट ऑफ engagement to planning, execution and then conclusion stage are all things I have done. आफ्टर दैट आई रियलाइज दैट थोड़ा सा ना यहाँ पे ईवा रैपिड इनोवेशन के अंदर ये इशू है कि अब डायरेक्ट क्लाइंट के साथ कह लें कम्युनिकेशन नहीं है, इस तरह का इशू था। और आपको पता है रिमोटली काम था, क्योंकि ये एक तरह का ना बैक ऑफिस टाइप था ईवा रैपिड का ना, रैपिड इनोवेशन। दैट आफ्टर दैट आई हैव डिसाइडेड अपना मैं वर्क कर रहा हूँ मिडल ईस्ट में, ईवा मीना रीजन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरा ये इनके साथ काम करने का पर्पज़ क्या है, ईवा मीना के साथ। मैंने सोचा कि मेरा इनके साथ काम करने का पर्पज़ क्या है। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ईवा मीना के साथ काम इसी वजह से कर रहा हूँ ना, कि मैंने अल्टीमेटली एट द एंड मैंने मीना रीजन में ही जाके काम करना है, मीना रीजन में जाके जॉब करनी है। तो खैर फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा कि ना मैं अब जॉब सर्चिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ मीना रीजन में ही। तो मैंने ना कह लें कि अपने कनेक्शंस में सर्च आउट किया। तो मैंने कह लें कि फिर RSM रियाज ऑफिस, मेरे वहाँ पे कह लें कि रेलिवेंट पर्सनस को मैंने अप्रोच किया। तो खैर मेरे कह लें यहाँ पे फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुए। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ इधर असिस्टेंट मैनेजर के साथ। आफ्टर दैट मेरा इंटरव्यू हुआ सीनियर ऑडिट मैनेजर, जो कि क्लियर हो गया। उसके बाद मेरा थर्ड एंड लास्ट इंटरव्यू था सीनियर ऑडिट डायरेक्टर के साथ। and in that interview they have formally communicated to me that they will now offer me the job for that position. So उन्होंने फिर मुझे इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे आना है और आपने आके यहाँ पे सब कुछ लीड करना है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट टिल कंक्लूजन स्टेज। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ईवा रैपिड के अंदर भी अपने आर्टिकल्स के अंदर भी ये सब काम किए हैं स्टार्ट से लेके एंड तक, तो मेरे लिए मतलब इशू नहीं होगा ये वाली बात ना। तो वो कहते हैं बस यहाँ पे आके बस थोड़ा सा चैलेंज होता है कि आपको मल्टीपल इंगेजमेंट्स कैरी करनी पड़ती हैं। तो मैंने कहा कि नो इशू, आई विल डील विद देम। आफ्टर दैट मेरी यहाँ पे कह लें कि जो ज्वाइनिंग डेट थी वो 21 फरवरी थी, 21 फरवरी 2024। So I formally resigned from ईवा रैपिड इनोवेशन from the position of senior associate one almost 2 months ago. So because ईवा रैपिड इनोवेशन has the policy of serving 3 months notice period. So इस वजह से कह लें कि मैंने जब मेरा यहाँ पे सीन जब हुआ इनकी तरफ से गो हेड मिला तो मैंने वहाँ पे फिर फॉर्मली रिज़ाइन कर दिया और मैंने फिर 21 फरवरी को ये RSM रियाद ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अच्छा, हमसे ये बताया कि आपकी ग्रैंड थॉर्डन में मेरे साथ हुई थी इंटरेक्शन, मुझे याद नहीं पड़ता है। नहीं मैं तो आप ही, मेरी आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हुई क्योंकि आपका बैच हमसे काफ़ी सीनियर था, तो इस वजह से कह लें मेरा आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैंने सुना है आपके बारे में कि आप JT में होते थे। मैंने माशाल्लाह आपने नईम सरवर साहब से बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो मेंटोर हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आपको पता है कि बहुत नॉलेज है उनके पास, बड़े कंपीटेंट बंदे हैं वो। तो मैंने डायरेक्ट कह लें जो मेरे डायरेक्ट इंगेजमेंट थे, ऑडिट इंगेजमेंट मेरे उनके साथ नहीं सरवर साहब के साथ ही थे। मेरी ज़बरदस्त, फिर आप कहीं भी नहीं मार खाते, आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, हमसे ये बताइएगा कि रेफरेंस का कितना रोल था, और ये आपने रियलिटी बतानी है कि रेफरेंस का कितना पार्ट था आपके इंडक्शन में। जी मैं तो भाई बिग 4 फर्म के अंदर तो जाने के लिए आपको पता है रेफरेंस तो बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपना बताऊं मैं मतलब कि कोई इसके अंदर झूठ नहीं है। मेरा ग्रैंड थॉर्टन के अंदर कह लेंगे मेरिट पे हुआ, मेरा कोई रेफरेंस नहीं था। मैंने उनका जो
बिफोर बिफोर जो टेस्ट बिफोर इंडक्शन जो टेस्ट होता है मैंने वो क्लियर किया, मेरे उसके अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, मेरा जीटी के अंदर हुआ, लेकिन रेफरेंस बहुत मैटर करता है, रेफरेंस होना चाहिए लाजमी। ठीक है, चले। इसके बाद आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और जो ईवाई के बारे में आपने बात की ना, रैपिड के बारे में, जितना मुझे याद पड़ता है अभी वो आई कैप के पैनल पे आ गई है ट्रेनिंग्स के लिए ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। मुझे वहाँ का ना जरा माहौल बता दें। लोग ये भी जानना चाहेंगे कि वो एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन आ रही है तो वहाँ पे वर्क कल्चर किस तरह से होता है। क्योंकि अगर हम डेडलाइंस की बात करें तो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत चल जाता है, चलें जी टीम गई है 3 हफ्तों के लिए, 2 4 5 दिन हफ्ता ऊपर चल गया, एक बाहर का ऑफशोर काम हो रहा है, तो वहाँ पे तो डेडलाइंस को मीट करना, ये मैं काम कर चुका हूँ इंटरनेशनल, तो मुझे पता है कि स्ट्रिक्ट कितना ज्यादा डेडलाइंस के साथ मैं डेडलाइंस मीट करता एग्जैक्टली हूँ। तो वहाँ पे एग्जैक्टली। वर्क के रिलेटेड जरा बताइए कि जाके जो जी कैफ जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है या अभी फॉर्म में जाना है तो उनको भी गाइडेंस बताएं। जी। इस तरह है कि जो ईवे रैपिड इनोवेशन है वो ईवे ग्लोबल की नेटवर्क फर्म है, मेंबर फर्म है उनकी। तो कह लें कि वहाँ पे वर्क इन्वायरमेंट तो काफ़ी अच्छा है, और जो हमारे जिन स्टूडेंट्स जो कैफ करके आते हैं उनके लिए कह लें कि बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट होगा वहाँ पे काम करना, बिग फोर का एक तरह का टैग मिल जाएगा उनको, तो ये एक तरह का अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके टैग के साथ साथ थोड़ा सा कह लें कि उनको सफ़र करना पड़ेगा, वो ये कि वहाँ पे आपने डिफरेंट रीजन्स के लिए काम करना है, फॉर एग्जांपल कतर, ओमान, बहरीन, लाइक दैट। तो तो बहुत हो अच्छा सकता है काम। कि हो सकता है एट ए टाइम कि आपको मल्टीपल इंगेजमेंट्स कैरी करनी पड़े, मल्टीपल इंगेजमेंट्स साथ साथ लेके चलनी पड़े। तो रैपिड रैपिड इनोवेशन के अंदर वर्क प्रेशर तो है, लेकिन ये है कि जब आपको टैग मिल रहा हो साथ साथ तो वो आप कह लेंगे बेयर कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बताइए कि आपने फिर यहाँ से आपने प्लान किया बाहर जाने का, यहाँ से बाहर गया कैसे? और लिंक्डइन के थ्रू आपने कनेक्शन बिल्ड किए, सीरीज दी, या वहाँ पे कोई आपने रेफरेंस ढूंढा? जिस तरह आपके सीनियर्स भी होंगे काफ़ी, हमारे भी जानने वाले हैं, तो क्या तरीकाकार क्या था? क्योंकि ये यूथ सुन रही है ना, उनको पता होना चाहिए कि अगर वो जाना चाहे किसी भी कंट्री में, स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए? जी। अच्छा मेहताब भाई, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर एक चीज़ स्किप कर दी थी, वो ये है कि जब मैंने ईवाई के अंदर मेरी जॉइनिंग जॉब हो गई, तो उसके बाद कह लें कि 4-5 महीने काम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब जॉब शिफ्ट करनी चाहिए, जॉब स्विच करनी चाहिए। तो मैंने फिर लिंक्डइन पे भी काफ़ी कह लें कनेक्शंस को अप्रोच किया, तो मेरे दोस्तों ने भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट की इस चीज़ में कि आप यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करें। तो कह लें मेरा ना एक एक तरह एक जगह और सीन चल रहा था आरएसएम में आने से पहले। मेरा सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक फर्म है मोर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर फर्म है मोर। तो वो कह लें कि जो उस कंट्री था ना वो अमेरिका के अंडर नहीं आता था, लेकिन इटसेल्फ वो कह लें कि अमेरिका के अराउंड अबाउट था, अमेरिका के करीब था। तो उस कंट्री का नाम था बिलीज़। तो वहाँ पे मेरा कह लें कि मेरा इंटरव्यू हुआ वहाँ पे मोर बिलीज़ के अंदर। तो वहाँ पे भी कह लें कि मेरा काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हो गया। तो उन्होंने भी कह लें कि मुझे कह लें फॉर्मली जो है जॉब ऑफ़र करती थी कि आप यहाँ पे आ जाएँ, हम मिलेंगे आपको जॉब ऑफ़र करने के लिए। मैं भी था और साथ मेरा एक और दोस्त भी था, हम दोनों को उन्होंने कह लें कि जॉब ऑफ़र की। लेकिन कह लें कि इन बोथ टर्म्स, वर्क एनवायरनमेंट, मॉनेटरी टर्म्स और ऑल अदर, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ना होने के बराबर थी उस कंट्री के अंदर। तो कह लें कि फिर मेरा यहीं पे आरएसएम में भी सीन स्टार्ट हो गया। आरएसएम में सीन मेरा इस वजह से इस तरह स्टार्ट हुआ, मेहताब भाई, के मेरे जीटी के एक सीनियर्स थे। मैंने अपनी जो है सीवी उनको दी रेफरल पर्पज़ के लिए। तो ज़ाहिर बात है, आपको बंदा रेफ़र करता है वो हर उसके पास भी काफ़ी पॉपुलेशन होती है, वो हर बंदे को रेफ़र नहीं कर सकता। वो पहले देखता है कि उसका कैलिबर क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, बैकग्राउंड क्या है। तो ख़ैर मेरा कह लें कि वहाँ पे उनको मेरी प्रोफ़ाइल सूटेबल लगी तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया। जो रेफ़रल है, रेफ़रल मैटर्स अ लॉट। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किया, मेरे फिर कह लें आरएसएम इंटरव्यू स्टार्ट हुए। तो जब मुझे आरएसएम से ऑफ़र लेटर रिसीव हुआ था, तब भी कह लें मेरा वो मोर बिलीव्स भी मेरा चल रहा था, इन प्रोग्रेस था। तो कह लें कि फिर मैंने डिसाइड किया कि अब इन दोनों में से मुझे कौन-सा चूज़ करना चाहिए। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि एक कंट्री ऐसा है जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ना होने के बराबर है, वर्क एनवायरनमेंट का भी आइडिया नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में भी देखा जाए तो एज़ सच कोई अच्छा ऑप्शन नहीं था, और वो बहुत दूर था पाकिस्तान से, 14-15 आवर्स की फ़्लाइट थी। तो फिर मैंने सऊदी अरेबिया का डिसाइड किया कि आरएसएम सऊदी अरेबिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टू या आरएसएम सऊदी अरेबिया बेस्ट ऑप्शन था, मैंने सोचा। अच्छा हमजा, आप ये बताएं कि अकाउंट्स की अगर हम बात करें, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन की, तो ये जिम्मेदारी है क्लाइंट ने बना के देनी है। ठीक जी। है, पाकिस्तान की बात करें तो क्लाइंट पे जाते हैं तो वो कहते हैं चलिए आप बनाने में। तो मुझे ये जी। बताएं, स्पेशली अकाउंट्स प्रिपरेशन और फिर इनके ऑडिट,
आपने जो 3.5 साल की जर्नी गुजारी है, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा कि कब आपको लगा कि हाँ ठीक है, अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं अकाउंट्स बना सकता हूँ, और फिर जी आप ऑडिट प्रोसीजर्स तक भी पहुँच गए, डायरेक्टर के जी जी मेहताब भाई, मेरा जो है ना, मेरा बिलीफ है वो ये है कि जो लर्निंग है वो कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए आपको। तो मेरा जो पहला साल था एज एन ऑडिट ट्रेनी इन ग्रैंड थॉर्टन, मैंने अपने पहले साल के अंदर कह लें कि वाउचिंग वगैरह की। और आपको पता है टीओडीज़ परफॉर्म करने के लिए वो जूनियर्स भाई कहते हैं कि आप ये टीओडीज़ परफॉर्म करें, वाउचिंग कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो मेरा पहला साल तो इस तरह गुजर गया। तो दूसरे साल में मैंने रियलाइज़ किया कि अब इसके अलावा भी कह लें कि कुछ सर्चिंग कर, कुछ और सीखना चाहिए, कुछ और चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। तो खैर फिर कह लें मैंने अपना जो हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर है वोएजर, उस पे काम स्टार्ट किया, अपने सीनियर से पूछना शुरू किया उसके। वो मुझे फिर कह लेंगे रेलिवेंट एरियाज साइन कर देते थे कि अब ये टैप करें आप वोएजर की, अब ये टैप करें आप वोएजर की। तो मैंने दूसरे साल के अंदर अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर पे काम करना जो कह लें फुल फ्लैज स्टार्ट कर दिया हुआ था। फिर कह लें कि जो अकाउंट्स प्रिपरेशन का की आप बात करें, एफएस प्रिपरेशन की, तो वो कह लें बड़ा फंडामेंटल कह लें वो है चीज़ है जो कि आनी चाहिए। क्योंकि जो एफएस प्रिपरेशन है वो सीनियर लेवल का जो ऑडिट सीनियर होता है उसका काम होता है, वो जूनियर बंदे का काम नहीं होता अकाउंट्स प्रिपरेशन। तो कह लें कि 2 साल के बाद ना अब मेरे आर्टिकल्स के जब 2 साल पूरे हो चुके थे, तो मैंने फिर कह लें कि अकाउंट्स प्रिपरेशन पे अपनी कह लें ग्रिप वो करनी शुरू की कि मैं इस पे अब ग्रिप करूँ अकाउंट्स प्रिपरेशन पे। तो फिर कह लें कि मैंने अकाउंट्स प्रिपरेशन पे सीनियर से हेल्प ली, दोस्तों से हेल्प ली, डिस्क्लोजर अपडेट करने, सारा कुछ। तो कह लें कि मैं अपने जो आखिरी मेरे आर्टिकल्स के 1.5 ईयर्स थे, तो मैं काफ़ी इस पोजीशन पे हो चुका था कि मैं खुद अकाउंट्स बना सकता था फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरा ये कि बात आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अकाउंट्स प्रिपरेशन खुद करनी होती है। ये एक सेम केस सऊदी अरेबिया में भी, आरएसएम सऊदी अरेबिया में भी। आरएसएम सऊदी अरेबिया से हट के भी है, सऊदी अरेबिया में ये चीज़ कॉमन है कि जो आपको क्लाइंट होता है वो आपको सिर्फ टीवी प्रोवाइड कर देता है, अब बाकी आपने अकाउंट्स बनाने हैं उससे। तो इस वजह से कह लें कि जो हमने आर्टिकल्स में सीखा अकाउंट्स प्रिपरेशन, वो कह लें कि बड़ा यूज़फुल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखें वो यहाँ पे काम आ रहा है और यहाँ पे भी काम करते हुए। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये भी काइंडली ऐड कर दीजिएगा, मिसाल के तौर पे हम बात करें, एसीसीए का किसी का बैकग्राउंड है, सीएमए का बैकग्राउंड है, या सीए का बैकग्राउंड है, तो वो पाकिस्तान से बाहर उनको वैसे अपॉर्चुनिटी वैसे इक्वली मिल जाती है। और दूसरी बात, खास तौर पे इसी अगर हम स्किल की बात करें, अगर वो ये स्किल अच्छी तरह अटेन कर लेते हैं, तो क्या वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा सकते हैं? और अगर ये स्किल मिसाल के तौर पे ये काम नहीं आता उस तरीके से, तो फिर कितना प्रॉब्लमैटिक ये हो सकता है? जी मतलब इस तरह है कि अब पाकिस्तान से काफ़ी दोस्त आ रहे हैं, वैसे भी काफ़ी हमारी है यहाँ पे जॉब सर्चिंग के लिए ना, सऊदी अरेबिया में भी, मिडल ईस्ट में काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर। तो ये तो कह लें एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस ऑडिट फर्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो जॉब होनी है वो मिलनी है, वो उसी की बेस पे मिलनी है, उन्होंने आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस लिखना है। तो रेलिवेंट एक्सपीरियंस के बगैर तो कह लें कि जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। बाकी एसीसी वो जो मैंने अभी तक रिसर्च की है, मैंने कह लें कि अपने 1 डेढ़ साल जो लगाया जॉब सर्चिंग पे, जॉब हंटिंग पे, तो मैंने यही रियलाइज़ किया है कि सीए, एसीसीए दोनों इक्वल हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि कह लें कि कभी कहीं पे तो आपको एसीसीए कह लें कि ज़्यादा उसकी वर्थ है। एसीसीए की ग्लोबल मोबिलिटी है, ज़ाहिर बात है, एसीसीए ग्लोबल फ्रेटर्निटी है एक। तो इस वजह से कह लें कि मैंने एसीसीए इसकी वजह से दिसंबर 2023 अटेम्प्ट एसीसीए की दी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब सीए से हट के भी कुछ डिफरेंट, कुछ न्यू करना चाहिए। तो बाकी सीएमए का जहाँ तक बात रहेगी, सीएमए का भी काफ़ी स्कोप है इधर सऊदी अरेबिया में। इंडस्ट्री में काफ़ी जॉब्स है सीएमएस की, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिस्ट रिक्वायर होता है उनको, कास्ट कंट्रोलर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, लाइक दैट। सो सीएमए की भी काफ़ी यहाँ पे वर्थ है, लेकिन बात वही है कि प्रायर एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वैसे एक पर्सनल क्वेश्चन होगा आपसे, अगर आप जी इस काम पे करना चाहें तो कीजिएगा, वरना ज़्यादा उसको मसला नहीं। क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, असल में ऑडियंस ये जानना चाहती है, ठीक है, वो इस फील्ड में इसीलिए आए हैं कि उनको ये नहीं पता चले कि भाई मॉनेटरी टर्म्स क्या हमें फ़ायदा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे अपना बता दें, मुझे बताएं आप ये, जब पाकिस्तान में आप काम कर रहे थे ई बाय नीला में, रैपिड रैपिड इनोवेशन, यहाँ पे आप काम कर रहे थे, यहाँ पे किस तरह से थे एवरेज पैकेजेस? और जब आपने मूव किया, अभी वैसे भी आपको इतना टाइम नहीं हुआ, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, तो वहाँ पे आपने किस तरह से पैकेजेस देखे? क्या जब वर्थेबल है कि बंदा यहाँ से मूव करे? जी बिल्कुल वर्थेबल तो है। अब देखें पाकिस्तान की जो इकानमी है, मुल्क के जो कह लें कि हालात हैं, तो वो रिक्वायर करते हैं कि यहाँ से ना मतलब मूव ऑन किया जाए। तो कह लें जो मैं आपको सैलरी पैकेजेस का बता दूँ, ईवाई रैपिड इनोवेशन के अंदर जो S1 रैंक है, ऑडिट सीनियर 1 रैंक,
वो उनको एवरेज जो ऑफ़र कर रहे हैं वो कर रहे हैं 150,000, ठीक है, जबकि वो S2 को ऑफ़र कर रहे हैं ऑलमोस्ट 180,000। ठीक है, सेम S3, मतलब S3 जो है वो असिस्टेंट मैनेजर हैं क्या उनकी, S3 को वो लोग दे रहे हैं तकरीबन 250 टू 80,000, ऑलमोस्ट 250,000 एवरेज। सो पैकेज ईवाई रैपिड इनोवेशन के अंदर भी अच्छे थे, लेकिन कह लेंगे बाहर शिफ्ट होना, किसी और डिफरेंट कंट्री में जाना जाना ज़ाहिर बात है, जब आप बाहर शिफ्ट होते हैं तो जितनी आपकी इनकम होती है एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में जो कह लें ऑडिट सीनियर की जो सैलरीज़ हैं वो कह लें वेरी करती हैं, फर्म्स टू फर्म्स भी वेरी करती हैं। तो वैसे जो मैं एक एवरेज फिगर आपको बता सकता हूँ रिलेटिंग टू सैलरीज ऑफ ऑडिट सीनियर्स इन सऊदी अरेबिया, दे आर ऑलमोस्ट ऑफ 8 टू 12,000 13,000, दिस इज द सैलरी रेंज ये आठ इन सऊदी अरेबिया। ये 8,000 से 12,000 आप सऊदी रियाल में बता रहे हैं या एग्जैक्टली। पर मंथ, या वो लोकल करेंसी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी कितने पैकेजेस हैं, जी बट जी, ये पर मंथ बताया 8,000 टू 12,000 पर मंथ फॉर द ऑडिट सीनियर। वो वेरी करता है, छोटी फर्म होगी वो आपको कम पैकेज देगी, बड़ी फर्म ज़ाहिर बात है उनके फिर अपने पॉलिसीज होती हैं। चले हमजा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा डिटेल में गाइड कर दिया हमें, जी ये एक्सप्लेन कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस के लिए ज़रूर फ्रूटफुल होगा। कोई मसला नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं प्लेटफॉर्म पे आके स्पीक कर सकूं। इंशाल्लाह बाकी कांटेक्ट में रहेंगे।